Hi, so let's start with chapter 2 of contracts, voidable contracts and void agreements. तो सेक्शन 10 क्या बोलता है? व्हाट अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट, कौन से ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक हैं? तो हमने 2H में ये पढ़ा था, अग्रीमेंट्स दैट आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, so section 10 says that what agreements are contract, all agreements are contract, सारे agreements contract होते हैं if they are made by free will of the parties. free will होनी चाहिए parties की, ठीक है. competency of parties, parties competent होनी चाहिए. free will क्या होता है? coercion, undue influence, misrepresentation, mistake, ये सब नहीं होना चाहिए पार्टीज के बीच में. मतलब किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो आप मेरे साथ. अभी ये सारे वर्ड्स का मीनिंग भी समझेंगे हम कि फ्री कंसेंट में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए. कोर्जन नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स और लॉ नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. ये सब नहीं है तो फ्री कंसेंट बन जाएगी. कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होना चाहिए. कॉम्पिटेंसी मतलब माइनर एज का नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है. मतलब 18 अबव एज होनी चाहिए और साउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए उसको टर्म्स एंड कंडीशन जब वो एंटर हो रहा है. लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन मतलब मैंने बोला कि तू ए से कि तुम बी का मर्डर कर दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा. क्या वो लॉफुल कंसिडरेशन होगी? नहीं होगी ऑब्वियसली. क्या वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कॉन्ट्रैक्ट का? बिल्कुल नहीं होगा. वैलिड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट. ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा बिल्कुल. अब सेक्शन 11 क्या बोलता है? 10 के ये मेजर पॉइंट्स हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन. 11 क्या बोलता है? हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ एज ऑफ मेजॉरिटी. अभी हमने पढ़ा था कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए. तो कॉम्पिटेंसी में क्या आता है? एक तो एज आता है जो कि सेक्शन 11 में है. सेक्शन 11 में है एज. 12th में क्या है? साउंडनेस ऑफ माइंड. मतलब ये दोनों कॉम्पिटेंसी के पार्ट्स हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज के. ही शुड बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन. कॉम्पिटेंट मतलब एज मेच्योरिटी की होनी चाहिए, मतलब 18 अबव होना चाहिए. हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड होना चाहिए एंड नॉट डिसक्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ. डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए मतलब इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए. वॉट इज साउंडनेस ऑफ माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग? if at the time when he makes the contract he is capable of understanding it and forming a rational judgment. समझने की और एक जजमेंट लेने की पावर, अबिलिटी, उसको हम साउंडनेस ऑफ माइंड बोलते हैं. अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है क्या? वो यूजुअली अनसाउंड माइंड का हो, पागल हो, बट ओकेजनली कभी कभी साउंडनेस ऑफ माइंड हो उसमें. कभी कभी मतलब जैसे ल्यूनेटिक अटैक्स आते हैं तो कभी कभी वो साउंडनेस ऑफ माइंड भी आता है उस पर्सन में. तो जब वो साउंड माइंड का हो ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में तब एंटर हो सकता है. पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड. जब वो कभी कभी अनसाउंड माइंड का हो तो वो जब अनसाउंड माइंड में है ना, जब वो सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उसमें एबिलिटी नहीं है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है. एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन अ पेशेंट इन अ ल्यूनेटिक असाइलम जिसको इंटरवल्स आते हैं साउंडनेस ऑफ माइंड के. ड्यूरिंग साउंडनेस ऑफ माइंड वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है. कोई भी सेन मैन अगर ड्रंक हो तब वो क्या एंटर हो सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट में? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. जब वो नॉर्मल हो तब ही वो
कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। आप कंसेंट की बात करते हैं, फ्री कंसेंट क्या होता है? टू और मोर पर्सन आर सेट टू हैव सेट टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, मतलब सेम सेंस में अग्री करना चाहिए, कंसेंसस ऑफ माइंड मीट करने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं ब्लैक वाली कार तुम्हें दे दूंगा 50,000 रुपीज़ में, और तुम्हारे पास 2 ब्लैक वाली कार है, तो मैं कोई और समझ रही हूँ, तुम कोई और देना चाह रहे हो, ठीक है? तो वो क्या कंसेंसस ऑफ माइंड होगा? क्या सेम सेंस में होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। पर अगर तुमने बोला कि मैं अपनी ब्लैक कलर की होंडा सिटी आपको 50,000 में दे दूंगा, तो वो क्या होगा? वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी, क्योंकि सेम सेंस बन रहा है उसका, कोई और मीनिंग नहीं है। आपके पास एक ही होंडा सिटी है ब्लैक कलर की, 2 नहीं है, तो ये क्या हो गया? फ्री कंसेंट हो गया सेम सेंस में। देन फ्री कंसेंट क्या होता है? when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Now what is coercion? Coercion is the committing, threatening to commit any act which is unlawful and detaining. मतलब कोई ऐसा एक्ट कमिट करने की आप धमकी दे रहे हो सामने वाले को जो कि अनलॉफुल एक्ट है, जैसे कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी डिटेन कर लूँगा, मैं तुम्हारे हार्म पहुँचा दूँगा तुम्हें, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ, जो कि आईपीसी से फॉरबिडन है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस है। वो करने की आप सामने वाले को धमकी दे रहे हो, थ्रेट दे रहे हो, ताकि वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, वो होता है कोअर्जन। You can go through the illustrations, you'll understand it better. Then section 16 says that undue influence क्या होता है? undue influence क्या होता है? तुम्हारा बॉस है, वो तुम्हें बोलेगा कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में बना लेते हैं, अपन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तुम अपना घर मुझे 30 lakhs में सेल कर दो। तुम्हारे घर की वैल्यू कितनी है? 60 lakhs की है। वो क्या बोल रहे हो तुम्हारा बॉस तुम्हें? तुम 30 lakhs में सेल कर दो। तो तुम सोचोगे यार मेरी जॉब चली जाएगी अगर मैं नहीं एंटर होऊंगा, तो मैं इतना अच्छा, मेरा 30 lakhs का तो पैकेज ही है, तो ठीक है मैं एंटर हो जाता हूँ। तो ये क्या हो गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। किसी डोमिनेंट पोजीशन में, जो पर्सन डोमिनेंट पोजीशन में है, उसने आपको डोमिनेट करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट is said to be induced by undue influence when the relations subsisting between parties are such that one person is in the position of to dominate the will of the other and use the position to obtain unfair advantage. आपका बॉस unfair advantage उठा रहा है, ठीक है, तो वो undue influence होता है। dominant position क्या होता है? He holds a apparent authority over the other. कोई रियल और अपेरेंट अथॉरिटी होती है बॉस और सबॉर्डिनेट की। He stands in a fiduciary relation, मतलब कुछ फिड्यूशरी रिलेशन है, मतलब कुछ पैसे लेने देने का, कुछ जैसे ट्रस्टी और बेनिफिशरी का रिलेशनशिप होता है, तो वो क्या हो गया? फिड्यूशरी रिलेशनशिप। He makes a contract with a person whose mental capacity is temporary or permanently affected by the reason of age, illness, mental, bodily distress. मतलब सामने वाला बहुत ही एजेड है, बहुत ही ओल्ड है, आप उसको बोल रहे हो कि आप थोड़े स्ट्रांग हो, तो आप उसे बोल रहे हो कि अपना घर मुझे, या ये टीवी मुझे आप 30,000 में दे दीजिए, जबकि टीवी की वैल्यू कितनी है? 60,000 की है, तो वो आपसे डर के फिर भी दे देगा ना आपको। तो ये क्या हो गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। Where a person who is in the position of to dominate the will of other enters into contract, जो डोमिनेंट पोजीशन पे है ना, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि वो ये प्रूव करे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था।
That's it. Then fraud. Fraud means and includes following acts committed by a party to a contract. या तो पार्टी कोई ऐसा एक्ट करती है या उसका एजेंट करता है विद इंटेंशन. अब इसमें इंटेंशन होता है. देखो फ्रॉड में इंटेंशन होता है टू डिसीव एनी अनदर पर्सन. किसी पर्सन को बेवकूफ़ बनाने का, उससे कोई फॉर्जरी कर देना, फ्रॉड कर देना, तो उसमें इंटेंशन बहुत ज़रूरी होता है कि वो सामने वाले को डिसीव करना चाहता है, बेवकूफ़ बनाना चाहता है ताकि वो एंटर हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में. क्या क्या चीज़ें होती हैं? A fact of which is not true, a suggestion as to a fact of which is not true by one person who does not believe it to be true. कुछ ऐसा फैक्ट है जो ट्रू नहीं है पर आप सामने वाले को क्या बोल रहे हो, डिसीव कर रहे हो सामने वाले को कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है. मान लो आपका घर के आसपास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो मैं आपका घर परचेज़ करने गई और आपने मुझे बोला वहाँ सनलाइट आती है. तो मैं शाम को आई थी तो मैंने सोचा ओके आती होगी, मैंने बुक कर लिया आपका घर वगैरह सब कुछ. बाद में मुझे पता चला वहाँ सनलाइट बिल्कुल ही नहीं आती है. तो वो क्या हो गया? फ्रॉड हो गया, है ना. आपने कुछ ऐसा फैक्ट मुझे बताया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था. एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट. एक्टिव कंसीलमेंट मतलब जानबूझ के आपने कोई फैक्ट कंसील किया, बताया नहीं मुझे, जो कि जो सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट के. अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग. आपने मेरे साथ कोई भी प्रॉमिस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए और आपने वो परफॉर्म ही नहीं किया, आपका इंटेंशन ही नहीं था परफॉर्म करने का. आपने बोल दिया आप ठीक है मेरा घर रेंट पे ले लेना, पर आपको देना ही नहीं था वो घर रेंट पे मुझे. तो वो क्या हो गया? विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग हो गया. तो वो भी फ्रॉड ही होता है. एनी अदर एक्ट बी फिटेड टू डिसीव. कोई भी ऐसा अदर एक्ट जो कि आपको डिसीव कर रहा है या सामने वाले को डिसीव कर रहा है, वो फ्रॉडुलेंट एक्ट होता है. अब क्या मेयर साइलेंस भी फ्रॉड होता है क्या? तो नहीं, मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है, पर जहाँ उस पर्सन की ड्यूटी टू स्पीक थी, वहाँ उसे बताना था, तो वहाँ उसने तब भी वो चुप रहा, तो तब वो फ्रॉड कंसीडर होगा. अनलेस उसकी साइलेंस ही उसका क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट टू स्पीच हो. अगर मैं तुमसे कुछ परचेज़ करने गई, मतलब तुम्हारे हॉर्स परचेज़ करने गई मान लो, तो मैंने तुमसे पूछा कि ये वाला हॉर्स अगर सबसे यंग है तो आप कुछ मत बोलो, नहीं तो मुझे बता दो. तो आपने कुछ भी नहीं बोला, तो क्या माना जाएगा? आपकी जो साइलेंस है वही इक्विवेलेंट टू आपकी स्पीच है, मतलब वही हॉर्स यंग है. अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर आपको बताना था मुझे कुछ, जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है, ऐसे तो नहीं कुछ भी नहीं बताता है. वो अगर कुछ भी ना बताए कि ये दवाई कब लेनी है, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, कब लेनी है, वो सिर्फ दवाई लिख के दे दे, तो क्या ये बैड इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी हेल्थ पे? हम कभी भी ले रहे हैं दवाई? नहीं, उसे बताना पड़ेगा ना. तो उसका यहाँ पर डॉक्टर का ड्यूटी टू स्पीक है, उसकी ड्यूटी बनती है बताना कि ये मेडिसिन सुबह लेनी है कि शाम को लेनी है, नहीं तो वो क्या माना जाएगा? फ्रॉडुलेंट. अब देखो इलस्ट्रेशन, बी ए के पास गया और उसने पूछा अगर तुमने मुझे मना नहीं करा, इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट, मैं ये मानूंगा कि हॉर्स जो है वो साउंड माइंड का है. ए ने कुछ भी मना नहीं किया, तो क्या मानेगा कि वो हॉर्स साउंड माइंड का है. अब मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में इंटेंशन का डिफरेंस है. फ्रॉड में इंटेंशन होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन ना भी हो, विदाउट इंटेंट भी हो टू डिसीव एनी पर्सन,
तो तब वो मिस रिप्रेजेंटेशन में काउंट होगा अगर वो विदाउट इंटेंशन हुआ है तो। द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कुछ फैक्ट ट्रू है बट वो एक्चुअली ट्रू नहीं है और मैंने उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव आपसे बोल दिया, तो वो क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। मेरे पास एक कार है और मुझे ऐसा पता है, मुझे मेरे फादर ने ऐसा बताया कि वो 2018 मॉडल है, जबकि वो 2017 मॉडल थी। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, 2018 मॉडल है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मुझे ऐसा लगता था वो 2018 मॉडल है बट वो एक्चुअली 2017 मॉडल थी, तो वो क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऑल्दो मेरा इंटेंशन नहीं था किसी को डिसीव करने का, बट इट्स लाइक अ मिस्टेक ओनली। Any breach of duty without intent to deceive gain an advantage to the person committing it. किसी को मिसलीड करना विदाउट एनी इंटेंशन, तो वो भी क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन ही हो गया। Causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement. कुछ भी अग्रीमेंट से रिलेटेड आपने किसी को, इसको एग्जाम्पल से समझो। आपने मान लो एक हॉर्स आप सेल करने गए, ठीक है, आपने बोला बहुत अच्छा है ये हॉर्स और एकदम काम है, बहुत फ्रेंडली है, और वो हॉर्स पे आपने बोला आप एक बार राइड करके देखो, और आपको यही लगता था कि वो एक्चुअली काम है। आपने कहा एक बार राइड करके देखो, जैसे ही वो उसके हॉर्स के ऊपर चढ़ा उसको हॉर्स ने गिरा दिया, तो ये क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक मिस्टेक हो गई आपसे। तो यही बोलता है 18। इसमें इंटेंशन हो ना हो, अगर इंटेंशन हो तो वो फ्रॉड होता है, बट अगर इंटेंशन नहीं हो तो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। सो सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट वॉइडेबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। तो जब कंसेंट कॉज हुई हो बाय कोर्जन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, तो वो वॉइड नहीं होता है, वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। मतलब वो जो विक्टिम है, अग्रीव पार्टी है, वो चाहे तो वॉइड डिक्लेयर करवा दे, नहीं तो कंटिन्यू कर ले, और वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एग्जीक्यूट हो जैसे कि रिप्रेजेंटेशन जो उसे मिस रिप्रेजेंटेशन किया था, अगर वो मिस रिप्रेजेंटेशन ना हुआ होता, मतलब रिप्रेजेंटेशन ट्रू हुआ होता। ये बोलता है सेक्शन 19। इसका एक्सेप्शन क्या है? नाउ व्हाट डज इट्स एक्सेप्शन सेज? इसका एक्सेप्शन बोलता है कि अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन से भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, बट आपके पास एक मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ है विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, मतलब कोई स्पेशल डिलीजेंस यूज़ करके, कोई स्पेशल नॉलेज यूज़ करके आपको फाइंड आउट नहीं करना है, बट एक ऑर्डिनरी पर्सन जो करता है वो डिलीजेंस लगा के आप ट्रुथ डिस्कवर कर सकते थे, तब भी आपने नहीं किया, तो वो क्या होगा, तो वो वॉइडेबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा लॉ प्रिवेल कर रहा है जिसके लिए आप अवेयर नहीं हैं, वैसे भी लॉ का एक्सेप्शन तो नहीं होता है, बट जस्ट एन एग्जांपल कि कोई ऐसा लॉ प्रिवेल कर रहा है जिसका आपको नॉलेज नहीं है और सामने वाला आपसे बोल रहा है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट तो लॉ में वैलिड है, तो आप क्या उसको सर्च कर सकते हो कि वैलिड है कि नहीं है? गूगल में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट? तो तब क्या होगा, ये वॉइडेबल नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? अ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ पार्टी, मतलब कोई भी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, उसने जो फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है उसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए हो, किसी और रीज़न के थ्रू, मान लो आपको कोई प्रॉफिट दिख रहा था तब आप एंटर हुए हो। मान लो शादी का कॉन्ट्रैक्ट था और मैंने बोला कि शादी मेरी रैडिसन ब्लू होटल में है ना, तो
पर मेरी शादी रेडिसन ब्लू में नहीं थी, रेडिसन रेड होटल में थी, ठीक है। अब क्या उससे क्या शादी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है? आपने वो देख के कि कौन से होटल में है तब थोड़ी ना मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपने तो आपको जो मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, आपको पैसे जो मैं दे रही हूँ उसकी वजह से किया है, तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। 90 नहीं बोलता है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो तो भी वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी, जो अग्रीव पार्टी है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट या तो सेट असाइड कर सकता है, उस पार्टी के पास ये पावर होती है, या तो कोई पार्ट सेट असाइड कर सकता है, या पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही सेट असाइड कर सकता है अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज टू द कोर्ट में सीम जस्ट। तो ये कोर्ट के पास पावर होती है कि वो या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही सेट असाइड कर दे, अगर कोई बेनिफिट मिल गया है दूसरी पार्टी को तो वो या तो एब्सोल्युटली सेट असाइड कर देगा, या फिर पार्ट, उसका कुछ पार्ट सेट असाइड कर देगा। अब मिस्टेक दो टाइप की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। क्या मिस्टेक ऑफ लॉ हम वॉइड, मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है अगर कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो क्या वॉइड होता है क्या? मिस्टेक ऑफ लॉ वॉइड नहीं रेंडर करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। आपको ये अज्यूम करके चलती है कोर्ट कि आपको इंडियन लॉज के बारे में तो पता ही होगा। तो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो भी दो टाइप के होते हैं, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉज या फॉरेन लॉज। तो अभी हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? when both the parties to an agreement are under a mistake as to the matter of fact essential to the agreement। जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें ही कोई मिस्टेक कर दी है तो अग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। अब आपके पास दो ब्लैक कलर की होंडा सिटी है, तो आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको होंडा सिटी सेल करूँगा 50,000 में। एक होंडा सिटी बहुत ही पुरानी है, एक थोड़ी सी न्यू है, तो मैंने सोचा कि न्यू वाली कर रहा होगा शायद, तो मैंने बेनिफिट देख के एंटर हो गई कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, सब्जेक्ट मैटर वही था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? एरोनियस ओपिनियन एज टू वैल्यू ऑफ थिंग, कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट इज़ नॉट डीम्ड अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। मतलब अगर पार्टी को वैल्यू श्योर नहीं थी, अगर मैं अपना कार अगर किसी को सेल कर रही हूँ, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता कि मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, मैंने उससे कम में कर दिया, तो क्या ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया? क्या बिल्कुल भी नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ। तो इंडियन लॉ की मिस्टेक इनवैलिड नहीं कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को, वॉइड नहीं कर देती है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। पर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो सेम एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा, मतलब वॉइड हो जाएगा। अच्छा, वॉइड भी ऐसे होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ में वॉइड मिस्टेक टू टाइप की होती है, यूनिलेटरल मिस्टेक और एक होता है बायलैटरल। यूनिलेटरल मतलब एक ही पार्टी मिस्टेक में थी, एक ही पार्टी को नहीं पता था, और बायलैटरल में दोनों पार्टीज मिस्टेक पे थी, ठीक है। यूनिलेटरल में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइडेबल होता है और बायलैटरल में वॉइड होता है। दोनों पार्टीज को अगर नहीं पता था फॉरेन लॉ के बारे में तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। तो यूनिलेटरल मिस्टेक है, वन पार्टी की मिस्टेक है, तो वो क्या होगा? नॉट वॉइडेबल होगा। मैंने मैंने आपको अभी बताया यूनिलेटरल में वॉइडेबल होता है, नॉट वॉइडेबल होता है, इट मीन्स वैलिड। मतलब यूनिलेटरल और बायलैटरल
बायलैटरल में तो वॉइड होता है, दोनों पार्टी से मिस्टेक हो गई। अगर एक पार्टी से मिस्टेक हो गई तो वो क्या होता है, नॉट वॉइडेबल, मतलब वैलिड। अब 23 क्या बोलता है, व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। कौन से कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज लॉफुल। तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होंगे व्हेन इट इज अनलेस इट इज फोरबिडन बाय लॉ। जब वो फोरबिडन बाय लॉ नहीं होते हैं, मतलब जो इंडिया में लॉज प्रिवेल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट नहीं है, लॉ ऑफ लैंड के अगेंस्ट नहीं है वो, तो वो क्या होंगे, वैलिड कंसिडरेशन, वैलिड ऑब्जेक्ट होगा। वो किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट नहीं कर रहे होंगे, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी नहीं करनी चाहिए, या इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। अब वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होता है, सेक्शन 24, अग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। मतलब या तो एक कंसिडरेशन, एक पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, या सेवरल पार्ट, वन ऑफ द सेवरल पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम 50 kgs ऑफ मैंगोज़ मेरे घर पे ले आओ, साथ में मुझे कोकेन भी चाहिए, और मैं आपको टोटल इतने कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करूँगी। तो इसका एक कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है, तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। देन अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अनलेस, क्या आप एक बात बताओ, कंसिडरेशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या। तो यहाँ पर 25 में क्या दिया है, बिल्कुल हो सकता है कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं, और कैसे हो सकता है वो भी इसमें दिया हुआ है। तो पहले तो इट हैज़ टू बी रिटन और रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब ओरली भी नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड में भी रिटन होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, और इज़ अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर समथिंग डन, और प्रॉमिस टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ। मतलब आप कोई, सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि कोई भी लव और अफेक्शन में आप अगर अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देते हैं, लव, नेचुरल लव और अफेक्शन में, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं आप, रिटन है और रजिस्टर्ड है, वो डॉक्यूमेंट पूरा रजिस्टर्ड है, तो वो क्या होगा, आपका बेटा आपके लिए बदले में कुछ नहीं कर रहा है, बट आप तब भी दे रहे हैं लव और अफेक्शन में, तो वो क्या होगा, वैलिड होगा, ऑन अ कंडीशन दैट इट हैज़ टू बी इन रिटन एंड रजिस्टर्ड। It is a promise to compensate wholly or in part person has voluntarily done। मतलब आपने, आपका घर का गेट टूट गया और आप अभी घर पे नहीं हो, तो आपका जो नेबर है ना, उसने ठीक करा दिया, विंडो तोड़ दी किसी ने, वो नेबर ने ठीक करा दी, तो क्या आपकी ऑब्लिगेशन था उसे पे करना, आपका लीगल ऑब्लिगेशन है उसे पे करना, बिल्कुल है, तो तब वो क्या होगा, वैलिड होगा। अब टाइम बार डेट क्या होता है, लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन एक्ट में टाइम पीरियड दिया हुआ है कि अगर कुछ ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप इतने पीरियड में, 3 साल में क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो टाइम निकल गया, मान लो 3 साल निकल गए, उसके बाद किसी ने डेट पे करा, उसने सोचा गुड फेथ में कि, या उसके पास मान लो आपने किसी को पैसे दिए हुए थे, अब उसने आपको लौटाए नहीं, वो निकल गया आपका लिमिटेशन पीरियड का टाइम, फिर उसने सोचा यार मैं, उसके पास पैसे आ गए और कहीं से दिमाग भी आ गया, उसने सोचा कि अब उसको जो मेरा पुराना उधार है वो चुका देता हूँ, तो तब वो अगर उधार चुकाता है तो वो क्या हो जाता है, रीपेमेंट ऑफ टाइम बार डेट। तो जो प्रॉमिस क्या होना चाहिए ना, वो राइटिंग और साइंड होना चाहिए।
अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है कि कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा डोनर और डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। गिफ्ट के प्रोविजंस भी पढ़ेंगे तो ये डोनर डोनी पे एप्लीकेबल ये वाला सेक्शन नहीं होगा। अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता है कि अगर कोई भी कंसेंट ऑफ अ प्रोमिसर फ्रीली गिवन है तो वो वॉइड नहीं होगा जस्ट बिकॉज कंसिडरेशन इनएडुकेट है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी गाड़ी आपको 10 रुपये में भी दे सकती हूँ, फ्री कंसेंट है मेरी और आपकी। पर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, कंसेंट फ्री नहीं है, तब वो इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन को ग्राउंड एक बना सकती है, बट वैसे ये कोई ग्राउंड नहीं है वॉइड डिक्लेयर करने का। अब 26 क्या बोलता है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। तो जो भी अग्रीमेंट में एंटर हुआ, आप मुझसे अगर अग्रीमेंट करते हैं कि आप मैरिज मत करो तो मैं आपको 50,000 अमाउंट दूंगा, तो क्या ये वैलिड अग्रीमेंट है? नहीं, क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है कि आप मुझे रोकना चाहते हो कि मैं मैरिज ना करूं, तो ये क्या होगा, ये वाला अग्रीमेंट वॉइड होगा। 27 क्या बोलता है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अगर आप मेरे साथ एंटर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि आप YouTube वीडियोस बनाना बंद कर दो तो मैं आपको 50,000 अमाउंट दूंगा, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये भी अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। पर अगर मैंने आपको अपना चैनल सेल ऑफ कर दिया है, अपने चैनल की मान लो बहुत अच्छी गुडविल हो गई है मेरे चैनल की, वो मैंने आपको सेल ऑफ कर दिया है, तो तब आप मुझे सेम चैनल बनाने से रोक सकते हो? बिल्कुल रोक सकते हो। तो ये बोलता है एक्सेप्शन, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं जा सकते, मतलब अगर मैंने ब्रीच किया तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते अपने राइट्स इन्फोर्स क्लेम करने के लिए, तो ये अग्रीमेंट भी क्या होंगे, वॉइड होंगे। पर कुछ कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स देखे होंगे, जैसे जॉब का जो ऑफर लेटर होता है उसमें, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, MOUs वगैरह अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा MOUs में एक क्लॉज होता है कि कुछ भी डिस्प्यूट होता है अगर पार्टीज़ के बीच में, तो वो कहाँ जाएंगे, डिस्प्यूट लेके आर्बिट्रेशन के पास, आर्बिटर के पास जाएंगे, आर्बिट्रेटर के पास। तो वो भी अग्रीमेंट क्या वॉइड हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आर्बिट्रेशन भी एक ADR का मेथड है, तो वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड होगा, ये एक्सेप्शन 1 बोलता है। अब एक्सेप्शन 2 क्या बात करता है, रेस जुडिकाटा की बात करता है कि जिस मैटर पे ऑलरेडी जिस क्वेश्चन पे कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, ये अपील की बात नहीं कर रहा है, सेम मैटर को वापस कोर्ट में ले जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते, तो ये रिस्ट्रेन भी वॉइड नहीं होगा। अब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गारंटी प्रोवाइड करते हैं, वो ये बोलते हैं गारंटी में कि ये इवेंट अकर हुआ, जैसे मान लो अगर जिसके बिहाफ पे गारंटी दी है बैंक ने, तो उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट अपना फुलफिल नहीं किया तभी बैंक लायबल होगा पे करने का, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या ये वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है, ये वॉइड नहीं होगा। अब 29 क्या बोलता है, अग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी मतलब अनप्रिडिक्टेबल, कोई ऐसा अग्रीमेंट जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, दैट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, आर वॉइड। इसका इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। A agrees to sell B 100 tons of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. मतलब कौन सा ऑयल वो A बेचना चाह रहा है, सनफ्लावर ऑयल कि कच्ची घानी का तेल, कौन सा तेल मेंशन करना पड़ेगा ना उसे, तो ये अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि इसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं है कि आपके पास कौन सा तेल आएगा।
देन अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वेजर क्या होता है, गैम्बलिंग टाइप। वेजरिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, जो चांस पे बेस्ड हैं, लक पे बेस्ड हैं। तो अग्रीमेंट्स जो ऐसे होते हैं चांस पे बेस्ड होते हैं, गैम्बलिंग होता है, वो क्या होता है, वॉइड होता है। और इसके लिए आप कोर्ट में सूट लेके भी नहीं जा सकते। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो हॉर्स रेसिंग होती है जिसकी प्राइज़ मनी 500 रुपीज़ से ज़्यादा होती है वो वॉइड नहीं होता है। तो ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। उस टाइम पे हॉर्स रेसिंग वगैरह बहुत सारे लोग देखना पसंद करते थे, इसलिए ये क्लॉज डाला है। बट हॉर्स रेसिंग कुछ उस पर गैम्बलिंग कोई लीगलाइज नहीं है, ये ऑलरेडी एक क्लॉज मेंशन है 294A IPC का। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। वील स्टार्ट विद चैप्टर 3 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो।